जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं उमर शहज़ाद हूँ। तो ये रिव्यू लेक्चर आपके कल के टेस्ट के लिए है। जैसे कि क्लास में डिस्कस हुआ था कि आपका जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो ट्रांजिस्टर से लेके ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तक है। बेटा ट्रांजिस्टर इटसेल्फ एक लॉन्ग आर्टिकल है। तो फर्स्ट आर्टिकल ये आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो इन शॉर्ट हम इसकी डिस्कशन करेंगे। ट्रांजिस्टर का बाय वर्ड मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक टू बैक डायोड। और ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स हैं आपके पास, एक एन पी एन और एक पी एन पी। एन पी यहाँ पे बेटा एन है, एन पी एन एंड पी एन पी। तो जो एन पी एन ट्रांजिस्टर है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है। तो मैं सारी डिस्कशन इसी के ऊपर करूँगा। और इसका जो सिंबल है वो ये आपने एक बेस लाइन है, ये कलेक्टर की कलेक्टर और ये अमीटर की लाइन है। अमीटर की लाइन पे हम एक एरो का साइन लगाएंगे जो कि कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एन पी एन जो ट्रांजिस्टर है उसका साइन है, क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है तो मैं सिर्फ यही डिस्कस कर रहा हूँ। तो पी एन पी में बेटा ये वाला साइन बस नीचे को बना देना है, इधर पी इन इधर एन और इधर पी आ जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के टोटल 3 रीजन होते हैं, अमीटर, बेस और कलेक्टर। और इसमें रीजन के हिसाब से देखा जाए तो मीटर का जो साइज़ है वो मॉडरेट, इम्प्योरिटी लेवल हाई। बेस का साइज़ सबसे छोटा 10⁻⁻⁶मीटर और इम्प्योरिटी लेवल लो। कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा और ये मॉडरेट इम्प्योरिटी लेवल होता है। अगर हम इसकी एक नॉर्मल बाइसिंग करें तो बेटा जो मीटर बेस जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा, जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा वो रिवर्स बाइस होगा। रिवर्स वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज से हमेशा हमेशा बड़ा रखा जाएगा। अब मीटर जो है प्योरिटी लेवल हाई है इसलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये यहाँ से जब इसको इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा या जब ये रीजन फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ क्या होंगे, वो ड्रिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिंग कंबाइन करेंगे और बेस करंट बनाएंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इधर अमीटर की तरफ आ जाएंगे। तो ये अमीटर करंट दो करंट्स में डिवाइड हो जाएगा, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। तो अमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है ट्रांजिस्टर की। इसी तरह से करंट गेन कैन बी डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन कलेक्टर टू बेटा बेस करंट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसकी वैल्यू हंड्रेड्स के ऑर्डर में होती है। ये न्यूमेरिकल्स में और आपकी जो एमसीक्यूज़ हैं बेटा वहाँ भी यूज़ होगा। फिर उसके बाद आप लोग आ जाएं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इंतहाई अहम लॉन्ग है। प्रीवियस टॉपिक भी बहुत अहम लॉन्ग था, ये भी लॉन्ग बनता है। तो ये इसकी एक स्केमेटिक डायग्राम है। बेस और मीटर पे आपने हमेशा इनपुट देना होता है, कलेक्टर और मीटर पे आपको बेटा आउटपुट मिलता है। आफ्टर द मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन जब हम यहाँ पे के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा लगाएंगे तो गेन का फॉर्मूला आता है माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। आर आई ई मीटर बेस रेजिस्टेंस है जो कि बहुत लो होता है, कलेक्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि हाई होता है। बीटा का वैल्यू 30 to 500 के ऑर्डर में होता है, ये रेंज में होता है। तो इसलिए ओवरऑल इसका आंसर 1 से बढ़ाएगा। डैट्स वाई हम ये कहेंगे कि जो इनपुट सिग्नल हमने दिया था जब वो हमें आउटपुट पे मिलेगा तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव का साइन ये बेटा शो करता है कि जब हम एक छोटा इस तरह का सिग्नल देंगे तो उसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, बट एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज अ स्विच डिफरेंट, ये भी लॉन्ग ही बनता है। और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में आपने याद रखना है कि अमीटर और बेस दोनों ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का जो स्टेट है उसे कंट्रोल करते हैं कि कब स्विच ऑन होगा और कब ऑफ होगा। और अमीटर और कलेक्टर ये स्विच के दो टर्मिनल हैं, मीन इनके बीच में वो चीज़ लगानी है जिसको आपने ऑन ऑफ करना है। तो बेटा जब बेस मीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होगा, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ऑन स्टेट में होगा। और इस ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इसकी स्विचिंग स्पीड नैनो सेकंड में होती है। मीन ये 1 सेकंड में मिलियंस और बिलियंस टाइम क्या हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है। तो डेट्स वाई हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होगा तो ये कट ऑफ मोड में होगा, जब ये ऑन स्टेट में होगा तो सैचुरेशन स्टेट में होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसमें हमने बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं और या कैपेसिटर्स होते हैं उनको एक
सिलिकॉन चिप के ऊपर माउंटेड कर लिया होता है, और उसमें इनपुट और आउटपुट के लिए जो पिन्स होती हैं वो हमने प्लग आउट की होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक आईसी है, IC741, जो कि एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के तौर पे यूज़ हो सकता है। इसकी टोटल 8 लेग्स होती हैं, 8 लेग्स होती हैं। ये 8 पिन्स भी आप कह सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे एक डॉट लगा होता है, यहाँ से आपने काउंटिंग करना होती है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 5 6 7 8। अब ये जो पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, इधर से हमने इनपुट और आउटपुट देनी होती है। कहीं पे हमें इन्वर्टिंग इनपुट देना है, कहीं पे हमें नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देना है, कहीं पे हमें आउटपुट मिलेगा, कहीं पे हमें बाइसिंग वोल्टेज देने होते हैं। तो ये असल में आईसी का एक एग्जांपल हमें साइड इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है बुक के ऊपर। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का बेटा ये सिंबल है। इसके करेक्टरिस्टिक में एक तो चीज़ आती है इन्वर्टिंग इनपुट। अगर हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो बेटा जब आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीफाई होकर मिलेगा, बट 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे जब इनपुट देंगे तो आउटपुट एम्पलीफाई होकर मिलेगा, बट कोई शिफ्ट नहीं आएगा। इनपुट रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट आइडियली इन्फिनिट और प्रैक्टिकली इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम होती है, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो अ फ्यू ओम होती है, और आइडियली ये ज़ीरो होती है। ओपन लूप गेन जो होता है विदाउट, जब इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तब का गेन होता है, और ये 10⁵ के ऑर्डर में होता है। इट इज़ वेरी मच हाई वैल्यू। मीन आप थोड़ा सा भी इनपुट दोगे तो आउटपुट कई लाख गुना बढ़ जाएगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टर में बेटा आपने इनपुट देना होता है ओनली इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के ऊपर। R1 और R2 फीडबैक रेजिस्टेंस होती है, R1 इनपुट कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस होती है जो करंट कंट्रोल करती है। हमने यहाँ पे V पॉजिटिव को डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, तो ओपन लूप गेन बहुत हाई होने की वजह से V नेगेटिव जो होगा वो अपेरेंटली ग्राउंड हो जाएगा, और इस अपेरेंटली ग्राउंड स्टेट को हम क्या नाम दे रहे हैं, वर्चुअली ग्राउंड स्टेट। और जब हम वो कैलकुलेशन करेंगे उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर आता है -R2 और R1, और R2 R1 से बड़ा रखा जाता है ताकि हमें गेन ग्रेटर देन 1 मिले। और अगर R1 और R2 सेम हो जाए तो गेन 1 मिलेगा। अगर R1 हमारे पास इन्फिनिटी हो जाए तो हमें कोई गेन नहीं मिलेगा। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान फेज शिफ्ट बेटा 0 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होगा। और ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जो गेन है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज R1 और R2 पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द डिवाइस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका स्टेटस बेटा लॉन्ग है, इसका भी स्टेटस लॉन्ग है, और इसमें हमने इनपुट देना होता है नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर। अब ये V इनडायरेक्टली अपीयर होगा V पॉजिटिव के ऊपर, तो वही जो ऊपर हमने कंडीशन यूज़ की थी ओपन लूप गेन वाली, यही कंडीशन यूज़ करके और कैलकुलेशन करके I1 और I2 को इक्वल करके हमारे पास जो गेन का फॉर्मूला आता है वो 1+R2/R1 आता है। और इसमें हमें गेन 1 तब मिलेगा जब हमारे पास R2 ज़ीरो हो जाए या R1 क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए। और इसमें पॉजिटिव साइन आ रहे हैं सारे, तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव इनपुट देने पे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, और नेगेटिव इनपुट देने पे नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। और इसका भी गेन जो है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज R1 और R2 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो बेटा ये इसके कुछ ये एक रिव्यू लेक्चर था, इसे हमने क्विक रिव्यू किया। आप लोगों ने एक्सरसाइज के 5 न्यूमेरिकल हैं, 18.4 से 18.10 शॉर्ट हैं, तो उसका क्लास में टेस्ट भी हुआ है, तो आप उसे दोबारा अच्छी तरह से कीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल, कोई साइड इन्फॉर्मेशन आप स्किप ना करें, हर चीज़ को ध्यान से देखें। और इसमें जो भी आपके MCQs हैं एक्सरसाइज के अंदर, चूँकि चैप्टर 18 के एक्सरसाइज में MCQs हैं, तो आप उसको भी लाजमी रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।